क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यार से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? कई बार मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई है कि कहीं भी सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाए, सर्वनाम के ठीक बाद या तो संज्ञा आ जाएगा या क्या आएगा, बोलो सर या सर्वनाम आएगा, तो वहां पे क्या होगा, ये सर्वनाम आपका सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ठीक है ना सर? शनिवार और रविवार को क्लास का टाइमिंग क्या है? क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। देखिए जो शनिवार को क्लास होती है वो 8 बजे से क्लास लेता हूं मैं, ठीक है, और जो संडे को क्लास होती है वो आरो यारो के लिए क्लास लेता हूं। तो ये संडे को आपकी 7 बजे से क्लास होती है आरो यारो के लिए, कल भी ली थी। बाकी डेली आपकी 7 बजे क्लास चलती है, ये टाइमिंग फिक्स है अपनी, बहुत पुराना टाइम है। ठीक है, चलिए। रैली में लाखों लोग थे, लोगों की विशेषता क्या है कि लाखों लोग थे, मतलब गिना जा सकता है, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या है कहेंगे सर? ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। थोड़ा दूध, दूध की विशेषता क्या है? थोड़ा नाप तोल सकता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद कह रहा किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, पन्ने की विशेषता क्या है? बोलो सर थोड़े पन्ने, इसका मतलब क्या हुआ कहेंगे सर? इसका मतलब ये भी संख्यावाचक हो गया। कह रहा वह खंबा गिर गया, वह क्या है यहाँ पे? देखो सर्वनाम है, सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ गया? बोलो सर खंबा आ गया, संज्ञा आ गई। तो सर्वनाम के ठीक बाद अगर संज्ञा आ जाए तो फिर ये क्या रह जाता है? बोलो सर ये आपका सर्वनाम ना रह जाकर के सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण या निर्देशक विशेषण बन जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग किया गया है, बताएंगे। थोड़ा सा स्पीड में चलिएगा मेरे साथ। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, तो संप्रदान कारक में विभक्ति क्या होती है? बोलो सर के लिए विभक्ति होती है, जिसके लिए क्रिया की जाए, और अगर देने के अर्थ में क्रिया आ जाए तो को विभक्ति आती है। तो यहाँ किसके लिए क्रिया की जा रही है? बोलो सर बच्चों के लिए क्रिया की जा रही है। देखो के लिए आ गया, यहाँ पे बच्चे क्या है? बोलो सर संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। हाथ से घड़ी गिर गई, हाथ से क्या हो रही है? घड़ी अलग हो रही है, ये कौन सा हो गया? बोलो सर ये अपादान कारक हो गया। अगर आपसे पूछे यहाँ पे अपादान कौन है, तो बोलो सर हाथ अपादान है। अब हिमालय से नदी निकलती है, तो हिमालय से नदी क्या हो रही है? निकल रही है, मतलब अलग हो रही है। यहाँ पे हिमालय क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। आसमान का रंग नीला है, किसका रंग? आसमान का रंग। का विभक्ति किसकी आती है? बोलो सर संबंध कारक की। तो यहाँ क्या हो गया? बोलो सर ये संबंध कारक हो गया। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? तो हर एक क्वेश्चन का फुल्ली पोस्टमार्टम होगा, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। कह रहा निश्चय बोधक क्रिया विशेषण जो निश्चितता बताता हो। अब जब आप क्रिया विशेषण पढ़ते हो तो आपको मैं बता दूं, अगर कभी भी पूछे अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण कितने, तो बोलो सर 4 होते हैं। रूप के आधार पे कितने होते हैं? बोलो सर 3 होते हैं। और प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं? तो बोलो सर प्रयोग के आधार पे भी 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ के आधार पे बात नहीं की जा रही, यहाँ पे किसके आधार पे बात की जा रही है? यहाँ पे रूप के आधार पे बात की जा रही। ठीक है, तो रूप के आधार पे जैसे कहना निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, आपने कहा बेशक, ठीक है, तो बेशक ये रीतिवाचक में भी आता है आपका निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। अब यहां कह रहा बेशक वह बेईमान है, या बेशक चल रहा है, तो चल रहा है मतलब इसकी विशेषता क्या है? बेशक, इसका मतलब निश्चय बोधक हो गया। बोलो सर सही है, क्या कहेंगे? सही है। समयवाचक क्रिया विशेषण कह रहा है राम मोहन के पीछे आया, पीछे मतलब बाद में आया, समयवाचक बन जाएगा। वैसे पीछे दिशा अगर बता रहा है तो स्थानवाचक होगा, लेकिन यहां पे समयवाचक बन जाएगा। उसके बाद कह रहा कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्थिति बोधक बता रहा है कि भैया स्थिति क्या है आपकी? कहीं ना कहीं। कह रहा परिमाणवाचक में क्या होता है? नापतोल की बात करता है क्रिया के। ठीक है, अगर यहां पे कहता सब कुछ तब चल जाता, सर्वत्र का मतलब होता है सभी स्थान पर, इसका मतलब क्या होता है? बोलो सर सभी जगह पर, सभी स्थान पर। तो ये क्या बता रहा है? बोलो सर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, ना कि परिमाणवाचक होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्या समझ में आया या नहीं आया जरा कमेंट करके बताइएगा। क्लियर हुआ सभी को? संस्कृति दुबे जी स्वागत है, प्रिया टैक्स वाला जी हैं, कमलेश जी हैं, सरिता वर्मा जी हैं, मुकेश त्रिपाठी जी हैं, आदर्श पांडे भाई साहब जी आ गए हैं, समीक्षा यादव जी आ गई हैं, और माही राठौड़ जी आ गई हैं। कह रहा वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेष्य क्या है बताइएगा। अब विशेष्य क्या होता है? बोलो सर विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, मतलब जहां पे संज्ञा है, संज्ञा और सर्वनाम ही क्या होते हैं? बोलो सर संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य होते हैं। ठीक है, यहां किसकी विशेषता बताई जा रही? बोलो सर व्यक्ति की विशेषता क्या बताई जा रही है? बोलो सर व्यक्ति क्या है? कहेंगे सर विशेष्य है, और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो दुर्बल है। तो ये वह क्या हो गया? बोलो सर वह दुर्बल जो है, ये दुर्बल शब्द जो है वो क्या हो गया? बोलो सर ये आपका विशेषण है, ध्यान रखिएगा, गुणवाचक विशेषण। अब यहां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें विशेषण कौन सा होगा बताइएगा। तो सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा विशेषण है। तो बोलो सर यहाँ पे जो व्यक्ति है,
सॉरी विशेष्य पूछ रहा है, जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, बोलो सर वही आपका विशेष्य हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा पार्श्व है और पास है, युग्म शब्द का सही अर्थ क्या होगा बताइएगा। किसकी बात कर रहा है, एक पार्श्व की बात कर रहा है, पार्श्व की बात कर रहा है, और एक किसकी, पास की बात कर रहा है। युग्म शब्द का सही अर्थ क्या होगा। आपने कहा कि मेघनाथ ने रामचंद्र और लक्ष्मण को नागपास में बांध लिया था। किस में बांधा था, नागपास में बांध लिया था। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर नाग और पास। पास का मतलब क्या होता है, बोलो सर पास का मतलब होता है बांधना। एक देखो, एक होता है ये पास, ठीक है, एक होता है ये वाला पास। इस पास का मतलब क्या होता है, तुम पास पास, हम दूर दूर, निकट हो गया। और इस पास का मतलब होता है बांधना या बंधन कह सकते हैं। क्या होता है, बांधना या बंधन। और इस पार्श्व का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है बगल। बगल समझ रहे हो, मतलब पड़ोसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, बोलो सर बगल और बंधन बन जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, सी इज राइट आंसर। अगला कह रहा है देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। क्या कह रहा है, देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। यहां पे जो देव शब्द है इसका बहुवचन बनाना है, आपको क्या बोलेंगे, देवलोग, देवगण, देवजन या देववृंद। अगर आपसे पूछा जाए कवि आ रहे हैं तो क्या बोलोगे, कहोगे सर कवि का बन जाएगा कवि वृंद। छात्र हैं तो गण बन जाएगा, छात्र के साथ गण लगा देंगे छात्रगण। भक्त जन, भक्त के साथ लगा दिया जन। मंत्री के साथ लगा दिया मंडल। ऐसे बहुवचन बना देते हैं। तो यहां पे कौन सा बनेगा, बोलो सर यहां पे देव के साथ में गण लग जाएगा और क्या कह देंगे, देवगण कह देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है बताइएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। निजवाचक में आपको पता है क्या होता है, जहां भी आ जाए अपने आप, अपने आप, स्वयं, स्वयं, खुद और स्वतः, ये शब्द जहां भी आपको मिल जाए निजवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक में 4 शब्द याद रखिएगा, कोई आपको बुला रहा है, किसी ने कहा होगा, ठीक है ना, कुछ पड़ गया होगा, और एक शब्द आता है किन्हीं। जहां पे भी आपको ये 4 शब्द मिल जाए समझ लीजिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपका। ठीक है। अब कह रहा है सामने जो बड़ा सा महल है दिखाई दे रहा है वह मेरा है। तो जो, वो, जो, सो, जो, वह, जिसका, उसका, जैसा वैसा, ऐसे शब्द मिले वहां पे क्या होता है, बोलो सर वहां पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होगा, बोलो सर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन मेरे भाई यहां पे संबंधवाचक है ही नहीं, यहां पे आपका संबंधवाचक है ही नहीं। अब कौन सा होगा, वैसे तो ये संबंधवाचक है लेकिन अब संबंधवाचक जब है नहीं तब क्या करेंगे यहाँ पे, तब फिर निश्चितता की बात कर रहा है, यहाँ पे आपका निश्चयवाचक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी वाला राइट कर दीजिएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया। कह रहा है जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है या फिर वो मेरा है, लेकिन अब संबंध बोधक है नहीं यहाँ पे, तब क्या करेंगे, तब फिर निश्चितता की भी बात कर रहा है। तो फिर निश्चितता हो गया कि वह मेरा है, ये कह रहा है, ये निश्चित बता रहा है कि भैया इसकी निश्चितता दे रहा है कि यह घर जो है, जो आप देख रहे हो, ये मेरा है। समझ गए। अगला कह रहा है दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है बताएंगे। ये आपका योजक चिन्ह है, ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये आपका अल्प विराम चिन्ह है, और ये आपका अर्धविराम चिन्ह है। जब कम रुकना होता है तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जब अधिक अल्प विराम से ज्यादा रुकना होता है तो अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, इससे भी ज्यादा रुकना होता है तो एक उपविराम होता है, ऐसे करके उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दो संज्ञाओं के बीच में, 2-3 संज्ञाओं के बीच में अगर लगना है तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दो विलोम शब्द के वो करते हैं, जैसे आपने कहा ऊंच नीच या ऊंचा नीचा कह दिया, तो ऊंचा और नीचा, आपने कहा काला गोरा, आपने क्या कहा, काला गोरा, तो ये कौन सा हो गया, बोलो सर ये आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं, इसको योजक चिन्ह भी बोला जाता है। तो आंसर कौन सा बनेगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बन जाएगा। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है, एक बार सेशन को शेयर करिएगा सभी लोग। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइएगा। स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, चना है, अरहर है, बाजरा है, गेहूं है। एकदम आसान है, कर लोगे। भैया बाजरा क्या कर रहे हैं, बोले सर बाजरा काटा जा रहा है, ठीक है, चना भी खाया जा रहा है, गेहूं बोया जा रहा है। ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, बोलो सर ये तीनों के तीनों आपके पुल्लिंग शब्द हैं। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तब क्या बोलोगे, कहोगे सर जो अरहर शब्द है वो क्या है, वो आपका स्त्रीलिंग है। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है बताइएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम कर्ता का प्रयोग करते हैं, अगर कर्ता है
कर्ता के बाद हम कर्म का प्रयोग करते हैं, कर्म के बाद हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, अगर कर्म नहीं है तो क्रिया, और क्रिया के बाद अगर आपको सहायक क्रिया लगाना है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा मोहन क्या है, बोलो सर कर्ता है, भोजन क्या हो गया, बोलो सर कर्म हो गया, भोजन कर रहा है, कर रहा है, ये क्या कर रहा, ये क्या हो गई, क्रिया हो गया, और ये जो है शब्द लगा है ये क्या है, बोलो सर ये आपकी सहायक क्रिया है। ये क्या है, बोलो सर ये सहायक क्रिया है, ठीक है। ये क्या हो गया, बोलो सर ये मुख्य क्रिया है आपकी, ये क्या है, मुख्य क्रिया। ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपका कर्म हो गया, और ये क्या है, कर्ता हो गया। बोलो क्लियर हुआ सभी को। इसी तरह से यहाँ पे ये जो तुम शब्द है ये क्या है, ये कर्ता हो गया, खा रहे हैं ये क्या है, कहेंगे सर ये मुख्य क्रिया है आपकी, और ये जो हो शब्द लगा है ये क्या है, कहेंगे सर इसी को सहायक क्रिया कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसी को सहायक क्रिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आंसर कौन सा बनेगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है, बताइएगा। इसमें से कौन चर्चित है, विद्यानिवास मिश्र जी, मोहन राकेश भाई साहब, शंकर शेष जी, या कमलेश्वर साहब। जल्दी जल्दी बताएंगे। मोहन राकेश की आपको रचनाएं पता होगा, आषाढ़ का एक दिन, याद है नहीं याद है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और क्या बोलेंगे, क्या एक और है आपका, आषाढ़ का एक दिन है। मोहन राकेश की रचनाओं के नाम बताइएगा जरा, सभी लोग कमेंट करेंगे जितनी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी आंसर कर दो स्पीड में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इनकी ये तो मोहन राकेश की रचनाएं हैं, यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है निबंधकार के रूप में कौन चर्चित है। तो अगर कभी भी पूछे निबंधकार के रूप में कौन चर्चित है, तब क्या बोलोगे, यहां पे विद्यानिवास मिश्र को करोगे, विद्यानिवास मिश्र को करोगे, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे एक बार क्लियर हुआ क्या, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, चलो यहां पे कौन हो जाएंगे, बोलो सर विद्या प्रकाश जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पास और पास, देखो यहां पे मैंने आपको बताया भी था, इस पास का मतलब क्या होता है, बोलो सर इस पास का मतलब निकट होता है, और इस पास का मतलब क्या होता है, इस पास का मतलब बंधन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो आंसर कौन सा बनेगा, बोलो सर बंधन और निकट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि सूक्ति है और सूक्ति है। यहां पे क्या कह रहा है भैया, सूक्ति दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, सूक्ति दिया हुआ है। शब्दों के क्रमशः अर्थ क्या होंगे बताइएगा, जल्दी जल्दी बता दो। सूक्ति का मतलब क्या होता है, सूक्ति आपने जो समुद्र में पाते जिसमें मोती निकलते हैं, ठीक है, उसको सूक्ति बोलते हैं। और उसके बाद सूक्ति, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, इसको तोड़ेंगे यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि लगेगी, सु प्लस उक्ति निकलेगा। क्या निकलेगा, सु प्लस उक्ति निकलेगा। सूक्ति का सु मतलब अच्छा या अच्छी, ठीक है, और उक्ति का मतलब क्या हो गया, बोलो सर उक्ति हो गया। कैसी उक्ति, बोलो सर अच्छी उक्ति। तो अच्छी उक्ति यहां भी है, अच्छी उक्ति यहां भी है, लेकिन यहां कह रहा है सूक्ति। सूक्ति का मतलब क्या होता है, बोलो सर सूक्ति का मतलब सीप होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो सर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा माली आवत देख कर, माली आवत देख कलियन करी पुकार, और फूले फूले चिन लियो कली हमारी बार। आंसर बताएंगे कौन सा होगा। देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, माली को जब एक भाई बगीचा था उसमें माली साहब आ रहे थे, तो माली साहब को आते हुए देख करके कलियां पुकारने लगी। अब बताओ कलियों को कभी पुकारते हुए देखा है, किसी ने देखा है, नहीं देखा होगा। अब कई लोग तुक्का मारने लगे, यहाँ पे यमक अलंकार होगा, कई लोग कह रहे उपमा अलंकार होगा। पहले समझो, जहां पर भी निर्जीव चीजों में भी क्या किया जाए, मानव के क्रियाकलापों को रोपित किया जाता है। जहां निर्जीव चीजों में मानव के गुणों को रोपित किया जाता है, उनका वर्णन किया जाता है, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है, याद रखिएगा। यहां क्या कह रहा, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। अब कलियां बताओ पुकारेंगी कलियां, उसके बाद कह रहा फूले फूले चुन लियो, अब कली हमारी बात, मतलब कलियां आपस में बात कर रही। जैसे आपने सुना होगा फूल हंसे कलियां मुस्काई, कभी फूलों को हंसते हुए देखा है, नहीं देखा। मतलब कवि ने क्या किया, जो मानव नहीं है उनमें मानव के गुणों को रोपित कर दिया। इसका मतलब क्या बन गया, बोलो सर इसका मतलब यहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार बन गया। उपमा अलंकार की बहुत प्यारी सी पहचान है, जहां भी आ जाए सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सदरस आ जाए, सरिस आ जाए, क्या बोलेंगे सरिस आ जाए, सरिस, या फिर सम आ जाए, या फिर समान आ जाए, तो वहां या सौतुल्य आ जाए, वहां पे क्या बोलेंगे आपका उपमा अलंकार होगा, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, सामंजस्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइएगा। सामंजस्य की बात कर रहा है, सामंजस्य का क्या होगा, बोले सर सामंजस्य मतलब आप कह सकते हो यहां पे कि सामंजस्य बैठाइए, इसका मतलब क्या हो गया, बराबरी, तालमेल, मेलजोल या समता। जल्दी जल्दी आंसर बताओ फिर आगे बढ़ता हूं।
स्पीड में आंसर करिएगा भैया। क्या बोलेंगे? सामंजस्य, मतलब आप कह सकते हो क्या बोलते हैं, आपका एक बड़ा प्यारा सा शब्द आता है, याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे तालमेल कह सकते हैं। वैसे क्या होगा? बोले सर तालमेल हो जाएगा, बराबरी मत करिएगा। बोले सर तालमेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, मेल जोल का मतलब मित्रता की बात कर रहा है, मेल जोल की बात कर रहा है, मित्रता, मित्रता। हाँ, सामंजस्य मतलब क्या बोलते हैं, आपका परस्परता की बात कर रहा है कि परस्पर काम करिए, मेल आपका तालमेल बना करके काम करिए। तो यहाँ पे आंसर बी वाला राइट हो जाएगा। समता का मतलब क्या होता है? बोले सर समता मतलब समानता हो गया, समानता की बात कर रहा है। यहाँ पे बराबरी की बात कर रहा है, किसकी? बराबरी की बात कर रहा है, ये हो गया बराबरी का। ठीक है ना, बराबरी बोल रहा है। और क्या बोलेंगे? समता की बात कर रहा है, सदृश, सदृश की बात कर रहा है, सदृश की, सौतुल्य की बात कर रहा है, ये हो जाएंगे आपके सौतुल्य। ये कौन हो जाएंगे? बोलो सर ये आपके हो जाएंगे समानता के पर्यायवाची। क्वेश्चन कह रहा है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। अब इसमें से अद्भुत का समानार्थी कौन सा नहीं है? अद्भुत का मतलब आदती, जिसको समान कोई दूसरा ना हो, आदती बोलते हैं। अनुपम आप बोल सकते हो, अनुपम। आप अनोखा कह सकते हो, इसको क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अनोखा। आप अलौकिक भी कह सकते हो, अलौकिक, अलौकिक। इसको आश्चर्यजनक कह सकते हो, आश्चर्यजनक भी कह सकते हो, आश्चर्यजनक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, अभूतपूर्व भी कह सकते हो, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, या फिर अपूर्व भी कह सकते हो। अपूर्व का मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो। लेकिन यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? तो बोल सर यहाँ पे भयानक शब्द नहीं होगा। भयानक का मतलब भय होता है, डरावना कह सकते हैं। भयानक का मतलब क्या हो जाएगा भाई? डरावना हो जाएगा, डरावना, आतंक, क्या बोलते हैं, डरावना, आतंकवादी ऐसे कह सकते हैं, आतंकवादी कह सकते हैं, डरावना कह सकते हैं। तो यहाँ पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्यों? इसने पूछा अद्भुत का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी बताइएगा। श्राप है, खींचना है, गण्यमान है, सोडा है। तो सोडा तो आप लोग जानते होंगे, सोडा क्या है? बोले सर सही लिखा हुआ है, गण्यमान्य भी सही लिखा हुआ है, खींचना भी सही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो श्राप लिखा हुआ है, बेसिकली श्राप नहीं होता है। हम लोग कह देते हैं यार श्राप दे दिया ऋषि ने उनको, जब हम लोग सीरियल देखते हैं कोई, मतलब महाभारत या रामायण वगैरह देखते हैं, उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो श्राप नहीं होता है, क्या होता है? बोलो सर साप होता है। क्या कहेंगे? कहेंगे सर साप होता है, अभिशाप होता है, साप, अभिशाप। ठीक है, ऐसे साप होता है। तो आंसर कौन सा होगा? बोलो सर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर? एक बार सेशन को शेयर करेंगे सभी लोग। कह रहा छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण बताएंगे, कौन सी अशुद्धि हो रही? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे भैया सभी लोग, कौन सी अशुद्धि हो रही है बताना है आपको। छत्र छाया, चलो मैं इसका शुद्ध रूप लिखता हूं। यहां पे मैं इसका शुद्ध शब्द लिखता हूं, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा और कैसे शुद्ध होगा ये भी बताऊंगा। क्या लिखेंगे? बोलो सर छत्र, छत्र छाया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? छत्र छाया लिखेंगे। अब मैं इसको समझाता हूं, समझिएगा। देखिए यहां पे क्या है? बोलो सर यहाँ पे छत्र है और उसके बाद क्या है? बोलो सर उसके बाद छाया है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। इसको जब आप मिलाओगे तो कैसे मिलेगा ये समझिएगा। यहाँ पे निकालेंगे छत्र, हलंत लगाएंगे तो यहाँ से आ बाहर आएगा। आ के बाद यहाँ क्या आ रहा है? बोलो सर आ के बाद यहाँ पे छा आ रहा है, और इसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख देना। अब देखो समझो, पहले आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। आ का योग जब छा के साथ में होता है तो आ जो स्वर का योग, किसी भी स्वर का योग अगर छा के साथ हो रहा है तो स्वर तो वैसे ही रहेगा, स्वर के बीच में, और छा भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, स्वर और छा के बीच में चा अपने आप क्या हो जाएगा? बोलो सर आगत हो जाएगा। जब इसको जोड़ोगे तो ऐसे बन जाएगा, छत्र छाया बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो गलती है वो कौन सी है मेरे भाई? तो बोलो सर वो संधि वाली गलती है। बोलो क्लियर हुआ सभी को? क्या काका को उठा दो भैया बोल रहा है, कौन है भैया? चाहत मिश्रा जी आ गई आप, स्वागत है आपका। और एक और आई होंगी, क्या नाम है उनका? देवरानी या दिव्यानी ऐसी करके कुछ नाम आती है। कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा कपटी मित्र के लिए मुहावरा कौन सा होगा बताएंगे सभी लोग, कमेंट करेगा स्पीड में। कपटी मित्र की बात कर, अभी एक लोग और आएंगी, उनका नाम मुझे नहीं याद है, पता नहीं दिव्यानी या देवरानी, क्या नाम है यार, याद नहीं आ रहा, आएगा तो मैं बताऊंगा, वो भी आने वाली होंगी। गुदड़ी का लाल का मतलब क्या होता है? गुदड़ी का लाल मतलब गरीब के घर में जन्मा, कह सकते हैं निर्धन के घर जन्मा गुणी व्यक्ति, ऐसे लिख दीजिएगा। निर्धन या दरिद्र के घर, ऐसे दरिद्र के घर जन्मा गुणी बालक, इसे क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इसे गुदड़ी का लाल बोलते हैं। आंख का तारा अत्यधिक प्रिय, ये क्या है? बोलो सर ये अत्यधिक प्रिय है।
ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा पीठ ठोकना, शाबाशी देना। और बचा कौन सा? बोले सर आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप किसे कहते हैं? बोले सर जो कपटी यार होता है, जो कपटी मित्र होता है, उसे आस्तीन का सांप कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि क्या बोलते हैं आपका नशेड़ी यार किसके, दम लगाए खिसके। ठीक है गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। 2-3 पेपर दिए जिसमें मेरी हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसे एक या तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाकी सब सही था। क्या बात है, बहुत बढ़िया, लव यू टू मेरे भाई। कह रहा कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है, जरा बताइएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग भी हैं स्पीड में आंसर करिएगा बस। क्या आपने कभी सुना है कि अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल सुना है? नहीं सुना है। पुनर्नवा तो सुना होगा आपने। अच्छा, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की, इधर लिख देता हूं, फिर से यहां से लिखता हूं, बाणभट्ट की आत्मकथा सुनी है? नहीं सुनी है, कोई बात नहीं। ये तो आपने सुना होगा अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना है। अच्छा, चारुचंद्र लेख सुना है क्या? चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख सुना है? किसकी है? बोलो सर चारुचंद्र लेख भी इन्हीं की है। उसके बाद इन्होंने एक सूर साहित्य लिखा है। क्या लिखा है साहब? बोलो सर सूर साहित्य करके लिखा है, सूर साहित्य, सूर साहित्य की रचना करी है। इन्होंने कबीर की भी रचना करी है, एक इन्होंने रचना लिखा है जिसका नाम है कबीर, ध्यान रखिएगा। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका भी लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका। देखो इनकी इतनी सारी रचनाएं मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को याद रहे। ये कौन है? तो बोले सर ये आपके इकलौते हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब हैं, जिन्होंने कल्पलता लिखा है, जिन्होंने ये सारी रचना करी है। और उसके बाद इन्होंने ही पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा और चारुचंद्र लेख लिखा है। अर्थात बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, दुश्मन मिले सवेरे रोज मगर मतलबी यार ना मिले। अब बस आगे की लाइन मत बोलना। पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए क्या होगा बताइएगा, जल्दी से बताएंगे। अग्रज का मतलब क्या होता है? बोलो सर अग्रज का मतलब होता है पहले जन्म लेने वाला या आगे जन्म लेने वाला, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? पहले जन्म लेने वाला, पहले जन्म लेने वाला, बड़ा भाई अग्रज, अनुज छोटा भाई। अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है। और अपव्ययी का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्च करने वाला, जो अपने पिताजी के पैसे फिजूल खर्च करने वाला, जिसने आईपीएल में पैसा जीता हो, जिसने आईपीएल में पैसा जीता हो उसको अपव्ययी बोलते हैं, वही फिजूल खर्च कर सकता है। अनुगामी क्या हो जाएगा? बोलो सर अनुगामी का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला, और अनुचर का मतलब होता है पीछे चलने वाला। क्लियर सभी को? अच्छा, कोई ऐसा वीर बालक है यहाँ पे जो बिहार वगैरह का फॉर्म भरता हो? जरा एक बार कमेंट करिएगा। बिहार में वैकेंसी आ रही है सहायक सचिवालय अधिकारी की, सहायक सचिवालय की आ रही है, सहायक सचिवालय में वैकेंसी निकल रही है, लगभग 26-27 वैकेंसी है। कोई बिहार का पेपर देता है तो बढ़िया से तैयारी कर लेना। मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद कौन सा होगा बताइएगा? मृत्यु को उन्मुख, यहाँ पे को विभक्ति निकल रही है, मतलब कौन सा हो गया? बोलो सर कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्या होगा? बोलो सर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन मैंने क्या पूछा, इसका सामासिक पद क्या होगा बताइएगा? अच्छा, बिहार इंटर लेवल भरा था, किसके बारे में बताना है यादव जी? अच्छा, बिहार सहायक उसके बारे में, वो सचिवालय से आएगी। जैसे हम लोग देते ना समीक्षा अधिकारी वगैरह का पेपर, उससे स्तर थोड़ा सा डाउन होगा अपने यहाँ से यूपी से, लेकिन वो पोस्ट बहुत प्यारी सी है। तो उसमें प्री और मेंस 2 पेपर होने, ठीक है। पेपर मतलब जैसे आप आरओ का एक देख लीजिएगा अपने यहाँ जैसे होता है, सेम उसी तरीके से होता है। बस वहाँ पे क्या है, प्री में आपको हिंदी देखने को शायद नहीं मिलेगी, प्री में आपकी साइंस आएगी और बाकी सारे आते हैं। उसका सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, बहुत प्यारी नौकरी है, बिहार में भी अगर होगी तब भी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे क्या है बोलो सर, यहाँ पे है मृत्यु और उसके बाद क्या है उन्मुख। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ क्या निकलेगा बोलो सर, यहाँ से उ और यहाँ से उ,
दोनों मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो सर, जब जोड़ेंगे तो मृत्युन्मुख हो जाएगा, मृत्युन्मुख हो जाएगा। यही तो लिखा हुआ है, देखो कहीं पे लिखा है क्या, मृत्युन्मुख होता है। आंसर कौन सा होगा बोलो सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जिन लोगों ने सी किया है, जिन लोगों ने बी किया है, सॉरी जिन लोगों ने बी किया है, जिन लोगों ने सी किया है, उनकी लुटिया डूब रही है, उसको निकाल लो बाहर। हाँ, फिर बिहारी बाबू कहे जाओगे, बिल्कुल सही। रेलगाड़ी शब्द में कौन सा समास होगा? अब जब मालिक इतना खर्चा कर ही लिया तो एक शब्द और बता दीजिएगा। दही बड़ा में कौन सा समास होगा? ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। दही बड़ा में कौन सा समास होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। चलो इसका मैं बता देता हूं। दही बड़ा का मतलब क्या होता है बोलो सर, दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा क्या कहलाता है बोलो सर? दही बड़ा कहलाता है। कई लोग कहते हैं दही का बना बड़ा, दही का बना थोड़ी बनता है, दाल का बड़ा बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो सर, में विभक्ति निकल रही है, इसका मतलब अधिकरण तत्पुरुष होगा। क्या होगा? कैंसर अधिकरण तत्पुरुष होगा। आगे से हट जाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब यहां आ जाओ, इसका भी फोड़ फाड़ करते हैं। रेलगाड़ी, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर? रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी को क्या कहा जाता है बोलो सर? रेलगाड़ी कहा जाता है। अब यहां भी देखो विभक्ति कौन सी निकल रही बोलो सर? विभक्ति पर निकल रही है। और पर विभक्ति किसकी होती है तो बोलो सर ये आपकी अधिकरण तत्पुरुष की होती है। लेकिन एक बात और समझिएगा, आप कहोगे सर यहां अधिकरण तत्पुरुष नहीं दिया है, अब कौन सा होगा? तो पिछली क्लास में मैंने नंग तत्पुरुष के बारे में बताया था आपको, लेकिन इसमें नंग तत्पुरुष नहीं है। नंग तत्पुरुष जैसे आपने कहा आजन्म हो गया, ठीक है ना, या क्या कहते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था नंग तत्पुरुष, जहां पे आपकी ये वाला उपसर्ग आ जाए, ये उपसर्ग आए, बड़ा उपसर्ग निकले, अन उपसर्ग निकले, या फिर अन उपसर्ग निकलता है। अगर ये उपसर्ग निकलते हैं तो क्या हो जाएगा? नंगे तत्पुरुष होता है। यहां पे आप क्या कर सकते हो? यहां पे आप इसको लुप्त पद तत्पुरुष कर सकते हो। लुप्त पद कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहां पे ये जो पद है ना, इनका लोप किया जा रहा है। एक और होता है तत्पुरुष समास, जिसको हम बोलते हैं अलुक तत्पुरुष। जैसे उसमें वसुंधरा शब्द है, युधिष्ठिर शब्द है, मृत्युंजय शब्द है, ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं, वहां पे आपका अलुक तत्पुरुष आता है। उसी तरह से इसको लुप्त पद बोल देते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष समास है। और वैसे क्या है, यहाँ पे जो मेन है, जो सही है, वो आपका अधिकरण तत्पुरुष। क्योंकि अधिकरण है नहीं तो यहां क्या बोलेंगे? लुप्त तत्पुरुष कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ सभी को? चलिए, जो माहौल क्लास का गंदा करती हैं आदर्श जी, वो लड़कियां नहीं है। मैं फिर बता दूं, तो पढ़ाई पे फोकस करो पूरी तरह से, बाकी सब पे छोड़ दो। अगला कह रहा है इतने कमेंट कर दो तुम लोग कि दूसरों के कमेंट दिखाई ना पड़े। मैं तो इसीलिए तो कमेंट कराता हूं स्पीड में, कि जो अराजकता वाले कमेंट है वो दिखाई ही ना पड़े। चलिए अब आ जाओ यहाँ पे। कह रहा दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, या से पहले आधा अधूरा अक्षर। क्या आपने यण स्वर संधि का नाम सुना है? यण स्वर संधि खूब सुना होगा, अच्छे से सुना होगा। तोड़ फोड़ इसकी कैसे करते हैं मैं बताता हूं, लेकिन इसका पहला नियम समझिएगा। ई और ई का योग कभी भी, ई और ई का योग कभी भी किसी भिन्न स्वर से होता है। भिन्न स्वर समझ रहे हो? कोई भी भिन्न स्वर से इसका योग हो जाए, असमान स्वर से योग हो जाए, यहां पे तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहां पे परिवर्तन जरूर होता है। ये या में बदल जाता है। अब आओ इसका तोड़फोड़ मचाते हैं। इसको बोलेंगे सर न्यून लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे ना आएगा। ना में देखो हलंत लगाएंगे, चूंकि आधा है, उसके बाद यहाँ पे या आ जाएगा। क्या आएगा बोलो सर? यहाँ पे या आ जाएगा। या में जब हम हलंत लगाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? बड़ा ऊ निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचा उसको वैसे ही लिख दो, ठीक है। ये कब बना होगा सर? ये बना होगा ई और ई के बाद। लेखपाल के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहां पे जो आया है उसको ऐसे ही उतार देंगे। इधर जो बचा है आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, वैसे ना लिखना चाहो तब भी चलेगा। अब देखो समझना ध्यान से, इसको इसके साथ ले जाओगे, एक मूल शब्द बनाओ, क्या बनेगा बोले सर? नी बन जाएगा, ये उपसर्ग बन गया आपका। और इसको इसके साथ ले जाओगे, क्या बनेगा बोले सर? ऊन बनेगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? नी प्लस ऊन प्राप्त हुआ। देखो कहीं पे लिखा है क्या बोले सर? ये लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या समझ में आया सभी को या नहीं आया? एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। ये लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था और अधिकतर बच्चों ने इसमें गलतियां की थी। कह रहा सरोज शब्द में कौन सी संधि होगी बताइएगा। देखिए, एक विसर्ग संधि आती है, आपको पता होगा। विसर्ग संधि बड़ी सस्ती संधि है यार ये, इसमें बड़े खूब ढेर सारे ट्रिक होते हैं। ये सबसे आसान संधि होती है, वैसे टफ भी होती है। संधि का ट्रिक क्या है? कहीं पे भी साधा आधा ये मिल जाए आपको, ये वाला आधा सा आपको मिल जाए, ठीक है ना, ऐसे आधा सा मिलेगा।
ये वाला आधा सा मिल जाए, ओ की मात्रा हो, गुण संधि बस ना हो, ऊपर रा लगा हो, इनके स्थान पे आपको दो बस विसर्ग रख देने, आगे पीछे के जो भी आपके शब्द होंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। आपने कहा एक नया बच्चा आया है इसमें, कह रहा सर ने क्या बताया विनय भैया ने, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा रुको मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आपने कहा निश्चय, शब्द क्या है, बोलो सर शब्द है निश्चय। कुछ नहीं करना आपको, यहां पे लिखा नी, देखो संधि यहां पे हो रही, दो बिंदी ठोका और उसके बाद यहां पे लिख दिया चय, निधन चय हो गया। अब ओ की मात्रा वाला देखते हैं। आपने कहा भैया सरोज लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे लिखा आपने सर और ओ के स्थान पे दो बिंदी मारी, इधर आ गया जा। सर का मतलब होता है तालाब, जा का मतलब होता है जन्मा हुआ, सर अर्थात तालाब में जन्मा हुआ, कमल की बात कर रहा है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। चलो जी, मिस उजाला जी आई हैं, पूछ रही अंजलि सिस तुम भी मेरे फोन पीछे आ रही हो। हाँ सही है, पूरी रिश्तेदारी जोड़ना मैं बता रहा हूं, खत्म नहीं होनी चाहिए रिश्तेदारी, पूरा चलना चाहिए लास्ट तक। वधूर्मी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, कहेंगे सर यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण लग रहा है मुझे, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण लग रहा है, दीर्घ स्वर संधि का मामला लग रहा है। अच्छा सच में, मतलब जहां पे लड़कियां आ जाए फिर पंचायत तगड़ी होती है, अब वो होती रहती है। वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी खत्म नहीं कर पाए, मेरी क्या औकात है भाई, ये वाली पंचायत मैं नहीं खत्म कर सकता, देवता नहीं खत्म कर पाए, ठीक है, एक से एक फकीर जब नहीं मतलब उसको खत्म कर पाए, मैं कहा, वो वरदान है, वो वस्त्र है, वो शस्त्र है भाई, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वधूर में लिखा हुआ है, वधूर में। इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, बोलो सर इसको तोड़ेंगे, यहां से वध निकलेगा, हलंत लगाएंगे, यहां से बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना, ठीक है। ये बड़ा ऊ कब बनता है साहब, बड़ा ऊ बनता है इधर ऊ और ऊ में से कोई एक शब्द रहा होगा, इधर ऊ और ऊ में से भी कोई एक रहा होगा, ठीक है। इसको ले जाओ इसके साथ, इसको ले जाओ इसके साथ, जोड़ो दोनों को, क्या निकलेगा, एक से निकलेगा वधु और एक से क्या निकलेगा, ऊर्म निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो वधु प्लस ऊर्म प्राप्त होगा, कहां पे है वधु प्लस ऊर्म, वधु प्लस ऊर्म यहाँ पे, वधु प्लस ऊर्मी कहां पे है, बोलो सर यहां पे है। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्या सभी का बी आंसर आया है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा ऊंट का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। ऊंट का पर्यायवाची क्या होता है, बोलो सर ऊंट को लंबोष्ठ कहा जाता है, लंबोष्ठ बोलते हैं। इसको सुतुर भी बोला जाता है, सुतुर, इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर सुतुर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको उष्ट्र बोला जाता है, उष्ट्र। क्रमलेख भी आप बोल सकते हो, क्रमलेख। महाग्रीवा, इसकी लंबी गर्दन होती है इसलिए इसको महाग्रीव बोलते हैं। बचा कौन सा, बोले सर औंधा नहीं बोलते हैं। औंधा का मतलब क्या होता है, औंधा को अवमूर्ध बोला जाता है, अवमूर्ध, क्या बोलेंगे, अवमूर्ध कहा जाता है। इसको उल्टा भी बोलते हैं, उल्टा, विपरीत भी आप कह सकते हो, विपरीत। इसका पर्यायवाची क्या होता है, बोलो सर इसका पर्यायवाची विरुद्ध भी हो सकता है। तो ये किसके हो गए, बोलो सर ये औंधा के पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए। औंधा मतलब जिसका मुख नीचे की ओर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाण का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, बताइएगा। अब देखो बाण को क्या कहा जाता है, बोलो सर बाण को तो विशिख बोला जाता है, बाण को तीर भी कहा जाता है, बाण को नाराच भी बोला जाता है, बाण को आसुग के नाम से भी जाना जाता है, आसुग बोलते हैं। बाण को इस भी कहा जाता है, सर भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, सर भी कहा जाता है। और क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको सिलीमुख के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, इसको सिलीमुख के नाम से भी जानते हैं, नाराज भी कहते हैं, आंसू। ये सब किसके हो गए, बाण के, ठीक है। एक शब्द और आता है, पत्री भी बोल देते हैं, आपने कम ही सुना होगा, पत्री भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो श्लाघा नहीं बोलते। श्लाघा का मतलब क्या होता है, ये कोई हथियार नहीं है साहब, इसको क्या बोलते हैं, श्लाघा का मतलब होता है प्रशंसा, श्लाघा का मतलब होता है स्तुति करना, श्लाघा का मतलब होता है तारीफ किसी की, ठीक है। ये क्या हो गया, बोलो सर ये श्लाघा हो गया। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दिए गए शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करें और बताएं विलोम क्या होगा। माफ कीजिएगा, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, और सर अभिज्ञ का विलोम आपका भिज्ञ क्या बोलते हैं, अब अभिज्ञ अनभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का मतलब जो ना जानकार हो, अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है। उन्मुख मतलब जो, उन्मुख या सम्मुख एक ही बात है, उन्मुख या सम्मुख आपसे कह दे कि उन्मुख और सम्मुख ये एक दूसरे के पर्यायवाची। इन दोनों का विलोम क्या बनेगा, इन दोनों का विलोम बन जाएगा विमुख, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भैया प्रवृत्ति का क्या बनेगा, निर्वृत्ति बन जाएगा, ठीक है। और आंसर कौन सा होगा, बोलो सर ऐहिक का पारलौकिक हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी वाला आप लोग राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, आवेशित का विलोम क्या होगा, कौन बताएगा? बड़ा ये भी आसान है यार। आश्रित का विलोम क्या होगा? आश्रित का विलोम क्या होगा? बोलो सर आश्रित का विलोम अनाश्रित हो जाएगा। ठीक है। आवृत का विलोम क्या होगा? आवृत का विलोम अनावृत होता है। अनावृष्टि का विलोम क्या होगा? बोलो सर अतिवृष्टि हो जाएगा, अतिवृष्टि। ठीक है। बचा कौन सा साहब? तो बचा आपका अनावेशित। आवेशित का विलोम क्या होगा? अनावेशित होगा। जैसे उपमार्जित का विलोम पूछ लेता है तो अनुपमार्जित हो जाता है, इसी तरह से आवेशित का अनावेशित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्जन का विलोम क्या होगा, आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करिएगा। अब देखो जैसे कह रहा है अर्जित, तो अर्जित का क्या हो जाएगा? बोलो सर अनर्जित हो जाएगा। ठीक है। अमृत का विलोम क्या होगा? बोलो सर अमृत का विलोम विष हो जाएगा, विष। अर्थ का विलोम क्या होगा? अनर्थ का विलोम अर्थ, अर्थ का विलोम अनर्थ। तो अर्जन मतलब किस? अर्जित करना, व्ययन मतलब खर्च करना, तो यहाँ पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। हालांकि आय का भी व्यय होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कथित का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? कथित का विलोम क्या होगा? कथ्य होगा, अकथ्य होगा, अकथित होगा या कथनी होगा? तो कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। कथनी का विलोम क्या होता है? बोलो सर अकथनी होता है। कथनी मतलब जिसको कथनों द्वारा कहा जा सके, अकथनी मतलब जिसका कथनों द्वारा नहीं कहा जा सकता। और कथित का क्या हो जाएगा? कहा हुआ। अकथित का मतलब हो गया जो कहा हुआ ना हो। जैसे पठित का अपठित होता है, लिखित का अलिखित होता है, कुछ लिखित का मौखिक भी होता है। वैसे हर्ष का विलोम क्या होगा बताएगा? खुशी का क्या होता है? बोलो सर खुशी का दुख हो जाएगा। उल्लास का क्या होगा? बोलो सर उल्लास का विषाद कर सकते हैं। ठीक है। और आनंद का भी क्या कर देंगे? आनंद का भी दुख कर देंगे, चलेगा। नहीं दुख करना है तो आप यहाँ पे विषाद भी कर सकते हो। हर्ष का क्या कर देंगे? बोलो सर हर्ष का विषाद हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा होगा बताइएगा। इसमें से तद्भव कौन है? मानव है, मनई है, मनुष्य है, मानव है। इसमें से तद्भव की बात कर रहा है, बताएंगे सभी लोग। अब देखिए मानव क्या है? तत्सम है। मनुष्य भी तत्सम है, मानव भी तत्सम है। बचा कौन सा? बोलो सर मनई। ये जो मनई शब्द है ये क्या है? बोलो सर ये आपका तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या बोलते हैं? मानव होता है। मनई का तत्सम मानव होता है और मनुष्य का तत्सम मानुष होता है। तद्भव मानुष होता है। ठीक है, मानुष। और इसका क्या हो जाएगा? बोलो सर तत्सम मानव हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन करेंगे और अनुचित जोड़ी जो गलत है वो बताना है आपको। किवाड़ का कपाट, कंघी का कंकड़ी, कोठा का कोष्ठक, चना का चड़क। जल्दी से कमेंट करिएगा। हाँ जल्दी जल्दी बता दो। तद्भव पूछा था बच्चा, तत्सम नहीं पूछा था, यहां तद्भव पूछा था। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा सही मतलब गलत कौन सा ये बताना। कौन है भाई? चाहत मिश्रा मार परेशान है, कहीं हम तुम्हारी नजर में इतना गलत थे, हमको पता होता हम कभी आते नहीं। दीदू, दीदी तो ठीक था, दीदू आ गए। जैसे जीजा से जीजू आ जाते वैसे दीदा से सॉरी दीदा बता रहा हूँ, दीदी से दीदू आ गए। वाह भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार, सैल्यूट है आपको। 100 तोपों की सलामी मेरी तरफ से। अब आ जाओ यहाँ पे, कह रहा किवाड़ का कपाट होता है, कोटा का कोष्ठक होता है, चना का चड़क होता है, लेकिन कंघी का क्या होता है? बोलो सर कंघी का कंकती होता है। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे सर? कंकती कहते हैं। कंकती का मतलब होता है कंघी। तो आंसर कौन सा हो गया? बोलो सर आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको, कौन सा होगा। किसकी बात कर रहा है? शुद्ध वाक्य। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इसको वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कह रहा युद्ध मध्यकालीन युग में। अब देखो मध्यकालीन, कालीन का मतलब हो गया समय, युग हटा दो यहां से, कालीन हटा दो यहां से, सीधा लिख दो मध्यकाल। क्या लिख दो? मध्यकाल। आप लिख दो मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, बात सही हो जाएगी। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, मोहन की अवस्था 20 वर्ष है। यहां पे अवस्था कर दीजिएगा और 20 हिंदी में लिख दीजिएगा, ऐसे 20 लिख दीजिएगा, चलेगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। वे भले ही ना आए, चाहे की आवश्यकता नहीं है, वे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। फिर सही कौन सा है साहब? साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। ये भी आपका यूपी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को?
अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भैया इनके कमेंट दिखाओ जरा, हम देखें। सर जी खाना वाना खाए हैं? वाह कमलेश, तुम भी आगे, बिहार से आए हो लग रहा है। कौन से वाले गांव से हो? चलिए, क्या नाम है इनका? हाँ, आदर्श पांडे जी। अच्छा चलिए आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं बताइएगा। आओ थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, बातें तो हो गई। अगर कभी भी आपसे पूछे क्या रस के अंग कितने होते हैं, रस के अंग, तो आप क्या बोलोगे? रस के अंग होते हैं 4। कितने होते हैं साहब? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा समझिएगा। तो कहेंगे सर पहला होता है जिसको हम बोलते हैं स्थायी भाव। क्या बोलते हैं? स्थायी भाव। ठीक है। दूसरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं विभाव। और तीसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनुभाव। और जो चौथा होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको क्या बोलेंगे गैंगस्टर? उसको हम बोलते हैं संचारी भाव। संचारी भाव। ठीक है। संचारी भाव की संख्या कितनी? 33 होती है। अनुभाव की संख्या कितनी? अनुभाव की संख्या कितनी? तो बोले सर अनुभाव की संख्या 4 होती है। विभाव की संख्या कितनी होती है? बोले सर 2 होती है। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? बोले सर 9 होती है। अब देखो थोड़ा सा और समझो, विभाव कौन कौन से? तो बोले सर एक होता है आलम्बन विभाव, अभी बताऊंगा इनके बारे में। और एक होता है आपका उद्दीपन विभाव। क्या बोलेंगे? एक होता है आपका उद्दीपन विभाव। ठीक है। ये होते हैं 4। एक होता है आपका सात्विक, सात्विक। एक होता है आपका कायिक। एक होता है आपका वाचिक। एक होता है आपका आहार्य। ठीक है। ये इनके 4 भेद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो समझो, ध्यान से समझना। जो विभाव होते हैं वो क्या होते हैं? बोले सर ये आपके जागृत करने का काम, स्थायी भाव को जागृत करने का काम करते हैं। लेकिन ये जो अनुभाव होते हैं, जब स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, तो स्थायी भाव जागृत होने के बाद जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अनुभाव कहा जाता है। कह रहा रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं, मतलब शारीरिक चेष्टाएं अर्थात हरकतें क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। अब ये 4 प्रकार की होती हैं। एक तो सात्विक, अपने आप होने वाली हरकत, जिसके भेद कितने होते हैं? बोले सर जिसके 8 भेद होते हैं। ठीक है। जिसके कितने भेद होते हैं? बोले सर 8 भेद होते हैं। और बाकी कायिक, ये जानबूझकर हरकत की जाती है। वाचिक अपने आप, और आहार ये वेशभूषा की बात करता है। समझ गए नहीं समझे? संचारी भाव ये अल्प समय के लिए हमारे मन में आते हैं, उसके बाद विचरण करके चले जाते हैं। अब आपसे कभी भी पूछे कि आश्रय क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर जो, देखिए थोड़ा सा और समझ लो इसको प्लीज। अच्छा मतलब सही है आपका। अनुभाव के 2 भेद, सॉरी आलम्बन, ये विभाव, आलम्बन विभाव हो गया और उद्दीपन विभाव हो गया। आलम्बन विभाव के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक कौन सा होता है? बोलो सर एक आश्रय होता है जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं। और एक कौन सा होता है? एक विषय होता है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आलम्बन विभाव के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है। अब ये आश्रय कह रहा है, आश्रय के मन में जो चेष्टाएं आती हैं उनको अनुभाव कहा जाता है। अर्थात आंसर कौन सा होगा? तो बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। सभी लोग बताइएगा क्या समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। बहुत शानदार, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ सभी के सभी। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 1 मिनट समय दीजिएगा यार। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, जरा बताएंगे। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? असुर है, कोयल है, काष्ठ है, गर्दभ है। तो काष्ठ का तद्भव क्या होता है? बोलो सर काठ होता है, लकड़ी को ही बोलते हैं। गर्दभ का तद्भव क्या होता है? बोलो सर गधा होता है। ठीक है। क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसका तद्भव गधा होता है। असुर का तद्भव क्या होता है? बोलो सर आंसू होता है, आंसू। तो ये जो शब्द लिखे थे ये सब क्या थे? बोलो सर ये तद्भव शब्द थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? तद्भव ही पूछ रहा है कि भैया तद्भव कौन सा है। तो क्या बोलोगे? ये जो कोयल शब्द है ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? बोलो सर इसका तत्सम कोकिल होता है। ये आसान है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मृषा किस शब्द का पर्यायवाची है बताइएगा। तो मृषा का मतलब क्या होता है? बोलो सर मृषा का मतलब होता है असत्य। मृषा का मतलब होता है झूठ। मृषा का मतलब होता है झूठ। मृषा को बोलते हैं अनरथ। मृषा को बोलते हैं मिथ्या। क्या बोलेंगे? मिथ्या। ये सब झूठ के पर्यायवाची। तो आंसर कौन सा बनेगा? बोलो सर आंसर यहाँ पे मिथ्या बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो गया। मृत्यु का मतलब भाई मरना हो गया। मित्र का मतलब पता ही है। मुक्ति का मतलब मोक्ष की बात कर रहा है। मुक्ति किसे बोलते हैं? तो सर मुक्ति का मतलब मोक्ष की बात कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा। अगला कह रहा है दाता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है बताइएगा।
दा का मतलब होता है देने वाला, और ता और लग गया यहाँ पे, तो ता क्या लगा हुआ है, बोलो सर प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ता प्रत्यय है। दा क्या है, इसको मूल शब्द माना गया, ठीक है, इसको मूल शब्द माना गया है। तो जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, बोलो सर वो डी राइट आंसर बन जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार सेशन को शेयर कर देना यार सभी लोग। कह रहा वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें कौन सा अलंकार है बताइएगा। आ जाओ फिर ट्रिक ट्रिक खेलते हैं। कहीं पे आपसे पूछे मनु आ जाए, मानो आ जाए किसी भी पंक्ति में, मनहु आ जाए, या फिर क्या आ जाए, बोलो सर मानहु आ जाए, ठीक है। या आपसे पूछ ले जनु आ जाए कहीं पे किसी पंक्ति में, जानो आ जाए किसी पंक्ति में, जानो क्या बोलेंगे, जानो आ जाए किसी पंक्ति में, ठीक है, जनहु आ जाए किसी पंक्ति में, या फिर जानहु आ जाए किसी पंक्ति में। तो जहां भी ये आ जाए उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है। उसके बाद रूपक, अभी देखिए उपमा अलंकार का मैं बता चुका हूं, सासी से सम समान सदृश सरिस सौतुल्य, जहां भी आ जाए वहां क्या होता है, समानता बताई जा रही, उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है वन सारदी, वन को क्या बता रहा है, सारदी बता रहा है, चंद्रिका को क्या कह रहा है, चादर कह रहा है यहां पे, तो वन को सारदी बता रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और चंद्रिका को चादर बता रहा है। तो यहां पे आंसर कौन सा हुआ, बोलो सर जहां पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पे मेरे भाई रूपक अलंकार होता है। हमेशा याद रखिएगा 2 शब्दों के बीच में ट्रिक बता रहा हूं, योजक शब्द लगा होगा, और जैसे चरण को कमल बताया जा रहा है, चंद्र को खिलौना बताया जाता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। जैसे भरत को सागर बताया जाता है, जीवन को निर्झर बताया जाता है, कि जीवन क्या है, कि निर्झर है। तो जब उपमेय को उपमान बता दिया जाए वहां क्या होता है, बोलो सर वहां पे रूपक अलंकार होता है, याद रखिएगा। सूरदास के गुरु के क्या नाम था बताइएगा। चलो जी छापो, किसने किसने अष्टछाप की मतलब अष्टछाप का नाम सुना है, कोई बताएगा, समझिएगा। वर्ष 1565 ईस्वी की बात है, ठीक है। यहां पे एक अष्टछाप की, क्या बोलेंगे आपका, अष्टक छाप, अष्टक छाप कवियों की स्थापना होती है, अष्टक छाप की स्थापना होती है, ठीक है। ये स्थापना कब होती है, तो बोलो सर ये स्थापना होती है आपकी सन 1565 ईस्वी के समथिंग में, ठीक है। इसमें 8 कवि आते हैं, कितने कवि आते हैं, बोलो सर अष्टछाप में 8 कवि आते हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा से बिलोंग करते हैं। पहली बात, 8 कवि कौन कौन है, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक है आपके परमानंद दास, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, परमानंद दास, यहीं पे आपका क्वेश्चन फंसा हुआ है, जितने भी दास हैं यहीं से आपका क्वेश्चन निकल करके आएगा, ध्यान रखिएगा। परमानंद दास, उसके बाद कौन से आ गए, उसके बाद आते हैं आपके सूरदास, सूरदास आते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक चीज और आपके लिए करने वाला हूं, वो भी मैं बता देता हूं, कृष्णदास, और कृष्णदास के बाद चौथे नंबर पे आते हैं आपके कुंभन दास, क्या बोलेंगे, कुंभन दास, ठीक है। ये हो गए 4, उसके बाद 4 और हैं, 5 6 7 8, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, बस काम हो जाएगा। एक आता है आपका चतुर्भुज दास, क्या बोलेंगे, चतुर्भुज दास, ठीक है। चतुर्भुज दास के ये एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं आपके नंददास साहब, नंददास के बाद आपके एक आते हैं छीत स्वामी, छीत स्वामी का याद रखिएगा, ठीक है। छीत स्वामी के बाद आपके आते हैं कौन, गोविंद दास एक आते हैं, गोविंद दास। अब देखो एक चीज यहां पे लॉजिक है बढ़िया सा, ये जो 4 हैं कौन कौन, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास, ये किसके शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के। इनके गुरु कौन, बोलो सर वल्लभाचार्य, ठीक है। अच्छा जो ये 4 हैं आपके, ये किसके शिष्य हैं, ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इनके गुरु कौन, विट्ठलनाथ। अब समझो एक चीज और समझिएगा, ये जो वल्लभाचार्य हैं इनके पुत्र का क्या नाम है, बोलो सर इनके पुत्र का नाम है विट्ठल। वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं उनका नाम है विट्ठल। अब स्थापना किसने करी होगी, स्थापना करना चाहिए था पिताजी को, लेकिन स्थापना करी बेटे ने, ठीक है। 8 कवियों की मतलब अष्टछाप की स्थापना करी किसने, तो बोले सर स्थापना इसकी करी थी कौन, विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ ने क्या कराया था, ये आपके संस्थापक थे, इसके संस्थापक। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो सूरदास के गुरु पूछे तो कौन, तो बोले सर वल्लभाचार्य जी हैं, ध्यान रखिएगा। और अष्टछाप के संस्थापक पूछे तो कौन, तो आपके विट्ठलनाथ जी हैं, याद रखिएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ, हाँ बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा की है बताइएगा।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के रहने वाले थे, कोई बताएगा? सर सुपर कोचिंग की एक खासियत है, क्वेश्चन दमदार लाते हैं, वॉचिंग बढ़ाने के चक्कर में हलवा नहीं लाते। चलिए अब देखिएगा, कह रहा कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है। देखिए थोड़ा सा जायसी के बारे में अगर मैं बताऊं तो बेसिकली रहने वाले रायबरेली के थे अपने। कहां के? रायबरेली की। रायबरेली में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी भाषा बोली जाती है। इनकी जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है? अवधी भाषा है। तो इनकी जो भाषा होगी यहाँ पे वो कौन सी होगी? पद्मावत में भी जो भाषा इन्होंने रखी होगी वो कौन सी रखी होगी? बोलो सर वो अवधी भाषा रखी होगी। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। इनकी कुछ रचनाएं और हैं। पद्मावत के बाद इन्होंने आखिरी कलाम भी लिखा है, सेम उसमें लिखा है आखिरी कलाम, याद रखिएगा, ठीक है, आखिरी कलाम। इन्होंने एक रचना करी है अखरवाट, अखरवाट की भी रचना करी, ये भी याद रखिएगा, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ये सूफी का कवि हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से कवि हैं? तो बोले सर ये आपके सूफी कवि हैं, ठीक है, और ये आपके भक्ति काल से बिलोंग करते हैं, भक्ति काल। और भक्ति काल में कौन? तो बोले सर प्रेमाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से बिलोंग करते हैं। भक्ति काल के कवि हैं, प्रेमाश्रयी शाखा से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, कोई बताएगा? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, कोई बताएगा क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ। भाषा का अगर शुद्धता आपको देखनी है तो आपको किसका ज्ञान करना पड़ेगा? आपको व्याकरण का ज्ञान करना पड़ेगा। लिपि से भाषा का ज्ञान नहीं होता मेरे भाई, जब व्याकरण जो होती है उसी से भाषा का ज्ञान आपको हो पाएगा, शुद्ध भाषा का ज्ञान। तो बी वाला आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कई लोग रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, और क्या कहते हैं गीता भी पढ़ते हैं। एक्चुअल में बताऊं 98% लोग, बल्कि 95 से 98% लोग जो है गलत तरीके से पढ़ते हैं। शुद्ध वही पढ़ पाएगा जिसको व्याकरण का ज्ञान होगा। कई लोग रामायण जो है, आपने देखा होगा रामायण कई जगहों पे होती है, जबकि रामायण को कभी गलत नहीं पढ़ना चाहिए। कई लोग हैं, मैंने खुद सुना है, कई लोग हैं जो एकदम लपेट जाते हैं उसमें, तो कभी भी गलत इन चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए। बेसिकली अवधी भाषा में आपकी रामायण भी लिखी गई, रामचरितमानस भी लिखी गई है, तो कई लोग जो है गलत सलत पढ़ जाते हैं, जबकि शुद्ध आप कब पढ़ पाओगे? जब आपको व्याकरण का ज्ञान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, कोई बताएगा? तो सबसे पहले किसने यहां पे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मदन मोहन मालवीय जी ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा, यह किस अलंकार का उचित उदाहरण है, जरा बताएंगे? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो, क्वेश्चन अभी ढेर सारे। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा, यह किस अलंकार का उचित उदाहरण है, जरा बताइएगा मेरे यारा। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। हाँ सिया पांडे आ गई, देखो सिया पांडे हैं, और एक कौन है, सुषमा नहीं, चौहान जी हैं कोई, मैं नाम भूल जाता हूँ। ये लोग मार एकदम बाय बाय के लिए परेशान रहती हैं, हाय बाय दीदी और दीदू, कसम से भाई साहब पक गया हूं इनसे। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है देखिएगा। यहां देखो किसकी आवृत्ति हो रही है, बोले सर मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का इजिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले सर यहाँ पे माँ जो वर्ण है, माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही, माँ वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हो रही। तो जब वर्णों की आवृत्ति हो वहां क्या होता है, बोले सर वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अब आपको एक चीज और बताता चलूं साथ में, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। इन 5 भेद में से एक भेद होता है जिसका नाम है वृत्त्यानुप्रास। क्या नाम है, बोलो सर? वृत्त्यानुप्रास कहते हैं, याद रखिएगा। वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है कि वृत्त्यानुप्रास में यहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। क्या बोलेंगे? एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। तो जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहां क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। जहां 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है वहां 6 का अनुप्रास होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, बोलो सर? यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित रस रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, बताइएगा। रस की बात कर रहा है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ये बतियां सुनी रूखी। अगर मैं यहां पे आपसे कहता भैया अलंकार कौन सा होगा, जरा बताइएगा। अगर मैं आपसे कहता कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, जरा कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। तब तक मैं बता देता हूं। कह रहा अखियां हर दर्शन की भूखी, मतलब आंखें जो है मेरी हरि अर्थात कृष्ण जी के दर्शन की भूखी हैं। कैसे रहे रूप रस राखी, उनके बिना कैसा मेरा, कैसे मतलब रूप को देख रहे हो कैसा हो गया है मेरा। ये बतिया सुन रूखी, उनकी बातें सुन करके
ठीक है, सब रूठ जा रहा है कि कब आएंगे कृष्ण जी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रेम तो दिखा रहा है लेकिन थोड़ा सा बिछड़ने वाला। ठीक है, तो कौन सा होगा बोलो सर, श्रृंगार रस होगा यहाँ पे पहली बात। और श्रृंगार रस में कौन सा, तो बोलो सर वियोग श्रृंगार। क्या है बोलो सर, वियोग श्रृंगार रस है आपका। ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, जरा बताइएगा। तो आंखें भूखी होती हैं या पेट भूखा होता है, बोलो सर भूखा तो पेट होता है। और यहां कह रहा अखियां हर दर्शन की भूखी, फिर वही बात आ जाएगा, यहां पे मानव के क्रियाकलापों को रोपित किया जा रहा है, अर्थात यहां पे क्या होगा बोलो सर, यहां पे आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, पहली पंक्ति में याद रखिएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। ये तो क्वेश्चन में ही आंसर है, 16 मात्राएं होती प्रत्येक चरण में चौपाई में। और उल्लाला में क्या होता है बोलो सर, उल्लाला में पहले और तीसरा चरण जो होता है उसमें 15-15 मात्राएं होती हैं, दूसरा और चौथा चरण जो होता है 13-13 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। इस समय अगर आपसे पूछेगा तो उल्लाला पूछ लेगा, ये अर्ध सममात्रिक छंद है, याद रखिएगा। कौन है बोलो सर, अर्ध सममात्रिक छंद। अच्छा, एक और पूछता है आपसे जिसका नाम है बरवे, ये भी थोड़ा सा टिपिकल लोगों को पड़ जाता है। बरवे का मतलब ऐसे याद रखिएगा, बरवे का मतलब 12, तो 12-12 पहले और तीसरे चरण में, 7-7 मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में, तो बरवे मतलब 12, ऐसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पंक्ति में छंद पहचानिए। सौरज धीरज से ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु मोरे। यहां पे कौन सा छंद होगा बताइएगा। फिर से देखिए, अगर आपने पढ़ लिया तब भी आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा सौरज धीरज सही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। यहाँ पे कौन सा होगा, अब देखो पहले तो गिनना भी बता दूं, जहां पे दीर्घ स्वर लगा होगा वहां 2 मात्राएं गिनते हैं, जहां लघु स्वर लगा होगा, ह्रस्व होगा, वहां 1 मात्रा गिनते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें कितनी है, 16 मात्राएं। कितनी है बोलो सर, यहाँ पे 16 मात्राएं। आगे देखो, अब देखो यहाँ पे 1 मात्रा आएगी, ये आधा है तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, मतलब यहाँ 2 हो जाएंगी। इसको भी समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पे आधा स्वर है, मान लीजिए आधा वर्ण है और आगे वाले पे 2 मात्राएं चढ़ जाएंगी, तो 3 हो गई, 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 8 8 8 1 9 9 2 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे आगे कोई वर्ण नहीं है, यहीं तक वर्ण है, तो भाई 1 ही मात्रा चढ़ेगी। तो यहाँ भी कितनी हो गई, 16 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं किस में होती हैं, चौपाई में होती हैं। तो ये मात्रा मैं केवल गिनना बता रहा था, आंसर तो आप लोगों का पहले ही आ गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो भैया नदी को क्या कहा जाता है बोलो सर, इसको कूलवती कहा जाता है, इसको कूलंकसा भी बोला जाता है, कूलंकसा। इसको निम्नगा कहा जाता है, निम्नगा, ध्यान रखिएगा, निम्नगा बोलते हैं, इसको आपगा बोलते हैं, आपगा। सिंधुगामिनी कहा जाता है, सिंधुगामिनी, थोड़ा टिपिकल नाम लिख रहा हूं मैं, सिंधुगामिनी बोला जाता है। तरणी भी कहा जाता है, इसको तरनी, तरिणी बोलते हैं। और इसको तटनी कहा जाता है, तटनी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी सरिता भी बोला जाता है, इसको सरी भी कहा जाता है। भाई क्या बोलेंगे, कहेंगे सर सरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया बोलो सर, त्रिपथगा नहीं कहा जाता है। त्रिपथगा किसको बोलते हैं, तो कहेंगे सर त्रिपथगा गंगा जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। बी वाला आंसर आपका राइट हो गया। क्लियर हुआ सभी को। आगे देखेंगे, ये आपका होमवर्क है, सभी लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा इस होमवर्क का आंसर क्या होगा। देखिए, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को अहि बसे कहीं ग्रामा। क्या कह रहा है, फिर से सुनिएगा, कह रहा है शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को अहि बसे कहीं ग्रामा। निम्न में कौन सा रस होगा, शांत रस, करुण रस, हास्य रस या अद्भुत रस। मैं सभी का इंतजार करूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भर करके देना, ताकि मैं यहाँ पे 2-3 स्लाइड आप लोगों की कमेंट की लगाऊं। ओके, आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर